नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन राजनीति विज्ञान विषय हेतु लगातार अभ्यास प्रश्नों को प्रस्तुत कर रहे हैं। निश्चिंत ही ये अभ्यास प्रश्न आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो रहे होंगे। तो चलिए देर न करते हुए इसी श्रृंखला के तहत आज का हम पहला प्रश्न प्रस्तुत करते हैं। पहला प्रश्न हमने लिया है, मार्क्स निम्नलिखित में से किसको नहीं मानते हैं। आपको ऑप्शन दिए हैं। ए, मानव चेतना सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण करती हैं। बी, विचार भौतिक शक्तियों की अन्योन्य क्रिया का प्रतिबिंब होते हैं। और सी, आधार अधिरचना का निर्धारण करता है। और डी है, वस्तु सक्रिय और गतिशील होती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, मानव चेतना सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण करती है। मार्क्स ये जो लाइन लिखी इसे नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त मार्क्स किसे मानते थे? विचार भौतिक शक्तियों के अन्योन्य क्रिया का प्रतिबिंब होते हैं, बिल्कुल इसे मानते थे। और आधार अधिरचना का निर्धारण करता है, यह भी मानते थे। और वस्तु सक्रिय और गतिशील होती है, यह भी उनका मानना है। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति हीगल से ग्रहण की है, परंतु मार्क्सवादी द्वंद्ववाद हीगल से बहुत अधिक भिन्न है। हीगल और मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति में अंतर यह है कि हीगल एक आदर्शवादी विद्वान थे और उनके द्वंद्ववाद का आधार विचार या आध्यात्मिकता थी। परंतु अगर मार्क्स की बात करें तो मार्क्स के अनुसार विचार नहीं भौतिक पदार्थ इस जगत का आधार होता है। तो उसके आधार पे हम देखें तो मानव चेतना का सामाजिक अस्तित्व को मार्क्स नहीं मान रहे हैं और बाकी सभी को मान रहे हैं। अगला हम देखते हैं, सत्यवीर की कथा जिसका अनुवाद गांधी जी द्वारा गुजराती में किया गया था, वह निम्नलिखित में से किसमें से थी? तो आपको बताना है सत्यवीर की कथा किस किताब से ली गई थी। आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए, द प्रिंस। बी, डायलॉग्स ऑफ प्लेटो। सी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और डी है, वॉर एंड पीस। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायलॉग्स ऑफ प्लेटो। सत्यवीर की कथा जिसका अनुवाद गांधी जी द्वारा गुजराती में किया गया था, वह डायलॉग्स ऑफ प्लेटो किताब से ली गई है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य है? आपको सत्य कथन बताना है। कथन पहला है, कथन ए है, प्लेटो का न्याय विधिक संकल्पना है। बी, न्याय के लिए ग्रीक शब्द डिकायसून है। सी, प्लेटो का न्याय से तात्पर्य है कथनी और करनी में सत्यता और ईश्वर तथा व्यक्ति का गुण ऋण चुकाना। और ऑप्शन नंबर डी है, प्लेटो का न्याय संप्रभु की शक्तियों द्वारा प्रवर्तित और उसके नाम के लिए बनाए गए कानून और संस्थानों के अनुरूप है। तो बताना सत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों इन सभी में केवल एक ही कथन सत्य है, न्याय के लिए ग्रीक शब्द डिकायसून है। इसके अतिरिक्त जो भी कथन इसमें दिए हैं वो सारे असत्य हैं। प्लेटो का न्याय विधिक संकल्पना है, तो ये बिल्कुल गलत है। प्लेटो का मानना है कि न्याय का मूल सिद्धांत सत्य की प्राप्ति है। समाज के विभिन्न वर्गों को उनके उचित हक दिया जाना चाहिए और किसी भी वर्ग को अन्य वर्ग पर हावी होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, ये उनके न्याय के अंतर्गत आता है। तो उनके लिए न्याय एक आत्मा का गुण होता है। तो इस प्रकार से न्याय का तात्पर्य जो यहाँ पे दिया है सत्यता और ईश्वर, ये भी गलत है। और जो न्याय संप्रभु की शक्ति द्वारा प्रवर्तित है, यह भी जो दिया है यह भी गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टेट ऑफ नेचर पर लॉक का विचार है। तो आपको बताना है स्टेट ऑफ नेचर पर लॉक कहना क्या चाहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है पूर्व सामाजिक, बी है पूर्व राजनीतिक, सी है पूर्व सामाजिक तथा पूर्व राजनीतिक तथा डी है सामाजिक तथा राजनीतिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पूर्व राजनीतिक। स्टेट ऑफ नेचर पर लॉक के विचार पूर्व राजनीतिक है। लॉक के अनुसार दो प्रकार के समझौते हुए, पहला सामाजिक और दूसरा राजनीतिक। पहले समझौते से सिविल समाज की उत्पत्ति होती है तथा दूसरे समझौते से शासन की स्थापना होती है। लॉक का मानना था कि सामाजिक अवस्था शांतिमय एवं सद्भावनापूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य है? आपको सत्य कथन बताना है। आपको ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए में है, द प्रिंस में गणतंत्र में राजनीतिक अस्थिरता बनाए रखने के लिए मांगे उपलब्ध कराने का विचार किया गया है। ऑप्शन बी में है, द डिस्कोर्सेस में जागीरों में राजनीतिक अस्थिरता बनाए रखने के लिए अपेक्षाएं प्रतिपादित करना है। सी है, द प्रिंस राजाओं की गुणता से संबंधित है। द डिस्कोर्सेस में नागरिकों की मांगों पर अपेक्षाकृत अधिक बल दिया गया है। और डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है, द प्रिंस राजाओं की गुणता से संबंधित है। द डिस्कोर्स में नागरिकों की मांगों पर अपेक्षाकृत अधिक बल दिया गया है। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके अतिरिक्त जो भी इसमें ऑप्शंस दिए हैं वह बिल्कुल गलत ऑप्शंस हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा कि मानव स्वभाव सामाजिक संबंधों की समष्टि है?
ऑप्शन दिए हैं ए गांधी जी, बी एम.एन. रॉय, सी अरविंदो और डी माओ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने कहा है कि मानव स्वभाव सामाजिक संबंधों की समष्टि है। मानव स्वभाव सामाजिक संबंधों की समष्टि का तात्पर्य है कि जब मनुष्य के सामाजिक संबंध नियमित तौर तरीके से बनकर एक स्थिर ढांचे का रूप लेते हैं तब समाज का जन्म होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अरविंदो मुख्यतः किसके लिए विख्यात है? ऑप्शन दिए हैं, एक राजनीतिक विचारधारा, बी क्रांतिकारी कार्यकलाप, सी लाइफ डिवाइन और डी माता के साथ में संबंध। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप सभी जानते हैं होंगे, ऑप्शन नंबर सी लाइफ डिवाइन। अरविंदो मुख्यतः लाइफ डिवाइन नामक किताब के लिए प्रख्यात रहे हैं। श्री अरविंदो की प्रमुख दार्शनिक रचना है। इसमें आध्यात्मिक विकास के सिद्धांत को दर्शाया गया है। यह पुस्तक पृथ्वी पर एक दिव्य जीवन के आगमन पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो अभिकथन और कारण के रूप में है। अभिकथन ए में दिया है, प्लेटो का न्याय सही कार्य करने की प्रवृत्ति का प्रतिपादन करता है। कारण दिया है, अन्याय झेलने से अच्छा है अन्याय करना। तो आपको बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन ए में दिया है, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। बी में दिया है, ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी में दिया है, ए सत्य है परंतु आर असत्य है, तथा डी में दिया है, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य है परंतु आर असत्य। यानी प्लेटो का न्याय सही कार्य करने की प्रवृत्ति का प्रतिपादन करता है, सत्य है, लेकिन अन्याय झेलने से अच्छा अन्याय करना, यह वाला जो लाइन है वो बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से दृष्टिकोण या सिद्धांत से सर्वप्रथम लोकतंत्र और समाजवाद की समीक्षा आरंभ की गई? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए एलाइट का सिद्धांत, बी संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण, सी संप्रेषण का सिद्धांत, डी गेम थ्योरी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एलाइट का सिद्धांत। एलाइट के सिद्धांत में लोकतंत्र और समाजवाद की समीक्षा आरंभ की गई। 20वीं सदी के आरंभ में समाज वैज्ञानिकों ने एलाइट का सिद्धांत की नींव रखी थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने गैर प्रतियोगी पार्टी प्रणाली को एक दल सत्तावादी, एक दल बहुवादी और एक दल सत्ताधारी से विभाजित किया है? तो आपको बताना है किस विद्वान ने इसमें गैर प्रतियोगी पार्टी प्रणाली को 3 भागों में बांटा है, एक दल सत्तावादी, एक दल बहुवादी और एक दल सत्ताधारी। इसमें ऑप्शंस में दिए हैं विद्वानों के नाम, ए में है एलन बॉल, बी में है ला पोलेम्बरा और मायरन वीनर, सी में है हैरी एकेस्टीन और तथा डी ऑप्शन है जेम्स जब। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ला पोलम्बरा और मायरन वीनर। ला पोलम्बरा और मायरन वीनर ने 2 प्रकार के दलीय पद्धतियां बताई थी, एक प्रतियोगी दल प्रणाली और अप्रतियोगी दल प्रणाली। उन्होंने अप्रतियोगी दल प्रणाली के 3 रूप बताए थे, एक दल निरंकुशता पद्धति पर आधारित है, एक दल बहुलवादी पद्धति पर और एक दल सर्वाधिकारी पद्धति पर। तो यहाँ पर ये जो तीनों ऑप्शन है ये तीनों ही इन पद्धतियों से रिलेटेड है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार में सरकारें विधानमंडल के अनिवार्य भाग के रूप में द्वितीय सदन में होती हैं? तो आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, बी संसदीय शासन प्रणाली, सी एकात्मक शासन प्रणाली और डी है संघीय शासन प्रणाली। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संघीय शासन प्रणाली। संघीय शासन प्रणाली वाली सरकार में सरकारें विधानमंडल के अनिवार्य भाग के रूप में द्वितीय सदन में होती हैं। अगला प्रश्न हम देख लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में राज्य न्यायालय को भी सभी स्तर के न्यायालयों को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है? राज्य न्यायालयों को सभी स्तर के न्यायालयों के अनुसार न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। उस देश का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए भारत, बी स्विट्जरलैंड, सी अमेरिका और डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है, इसलिए यहाँ पर राज्य न्यायालय भी सभी स्तर के न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार मिलता है और वो किसी भी जो भी डिसीजन होता है या न्याय होता है उसका न्यायिक पुनरीक्षण कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? ऑप्शन ए बहुमत शासन, बी रूल ऑफ लॉ, ऑप्शन सी संसद के सदस्य का प्रत्यक्ष चुनाव और ऑप्शन नंबर डी कार्यपालिका का विधानमंडल के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्यपालिका का विधानमंडल के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। ये संसदीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, केसी वीरे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी
को अन्य संघीय पद्धतियों की जांच के लिए मॉडल पद्धति माना गया है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलियन संघीय पद्धति, ऑप्शन बी अमेरिकन संघीय पद्धति, ऑप्शन सी स्विस संघीय पद्धति और ऑप्शन डी कैनेडियन संघीय पद्धति। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिकन संघीय पद्धति। केसी वीरे द्वारा अमेरिकन संघीय पद्धति को अन्य संघीय पद्धतियों की जांच के लिए मॉडल पद्धति के रूप में स्वीकृत किया गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं जो अभिकथन और कारण पर डिपेंडेंट है। अभिकथन ए दिया है संकट की स्थिति के लिए अध्यक्षात्मक पद्धति उपयुक्त होती है। कारण दिया है राष्ट्रपति की पदावधि निश्चित होती है। इसमें ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए में है ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। बी में है ए और आर दोनों सत्य परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी में है ए सत्य परंतु आर असत्य है तथा डी में है ए असत्य परंतु आर सत्य है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। मतलब संकट की स्थिति के लिए अध्यक्षात्मक शासन पद्धति बिल्कुल उपयुक्त होती है और इसका कारण है राष्ट्रपति की पदावधि एक निश्चित समय सीमा के लिए होती है, इसलिए राष्ट्रपति कठोर निर्णय भी ले सकता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे आमंड की राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं अधिकतर निम्नलिखित में से किसके राजनीतिक व्यवस्था से मिलती जुलती है। तो आमंड की राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं किससे मिलती हैं बताना है। राज्यों के नाम दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए में है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन बी में है स्कैंडिनेवियन देश, ऑप्शन सी में दिया है विकासशील देश और ऑप्शन डी में दिया है लैटिन अमेरिकन देश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताओं से आमंड की राजनीतिक व्यवस्थाओं की विशेषताएं मिलती जुलती हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक संगठनों के संस्थानीकरण और प्रक्रियाओं के साथ राजनीतिक विकास का संबंध मानते हैं। आपको बताना है, ऑप्शन दिया है ए में है हंटिंगटन, बी में है लुसियन पाई, सी है आर्गेनस्की और डी है आलमंड। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हंटिंगटन। हंटिंगटन राजनीतिक संगठनों के संस्थानीकरण और प्रक्रियाओं के साथ राजनीतिक विकास का संबंध मानते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न में लिखा है भारतीय संघीय पद्धति अमेरिकी संघीय पद्धति से निम्नलिखित में से किसके संबंध में अलग है। तो आपको बताना है, पहला पॉइंट है संघीय विधानमंडल के उच्च सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व, दूसरा है लिखित संविधान होना, तीसरा पॉइंट है अवशिष्ट शक्तियां प्रदान किया जाना और चौथा है द्विपक्षीय नागरिकता। तो आपको बताना है भारतीय संघीय पद्धति अमेरिकी संघीय पद्धति से किन किन पॉइंट पे के संबंध में अलग है। तो ऑप्शन दी है, ऑप्शन ए में पहला और दूसरा, ऑप्शन बी में तीसरा और चौथा, ऑप्शन सी में पहला दूसरा और तीसरा और ऑप्शन डी में केवल चौथा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तीसरा और चौथा, यानी अवशिष्ट शक्तियां प्रदान किया जाना इसमें बिल्कुल अलग है। अगर भारतीय संघ की बात करें तो अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास में है, अमेरिका में अवशिष्ट शक्ति राज्यों को भी दी गई है। और द्विपक्षीय नागरिकता की अगर बात करें तो भारत में द्विपक्षीय नागरिकता का फॉर्मूला नहीं चलता है, भारत में एकहरी नागरिकता चलती है, जबकि अमेरिका में द्विपक्षीय नागरिकता मानी जाती है या चलती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी। तो आपको बताना है, ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन, बी कैबिनेट मिशन प्लान, ऑप्शन सी में है वेवेल प्लान और ऑप्शन डी में है नेहरू रिपोर्ट। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन प्लान। सभी जानते हैं 1946 में आया था, उसके तहत संविधान सभा की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, यह किसने कहा कि भारत का संविधान आशा और प्रेरणा की अपेक्षा भय और संतरास में बना था। ऑप्शन ए पाल ब्रास, ऑप्शन बी मायरन विनर, ऑप्शन सी केसी वियर और ऑप्शन डी जैगनिस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाल ब्रास। भारत का संविधान आशा और प्रेरणा की अपेक्षा भय और संतरास से बना था, यह कथन पाल ब्रास का है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधानमंडल को असंवैधानिक और अमान्य घोषित होने से रोकता है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए अनुच्छेद 15B, ऑप्शन नंबर बी में है अनुच्छेद 51A, ऑप्शन सी में है अनुच्छेद 31B और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 29A। आपको बताना है संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधानमंडल को असंवैधानिक और अमान्य घोषित होने से रोकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है अनुच्छेद 31B। अनुच्छेद 31B विधानमंडल को असंवैधानिक और अमान्य घोषित होने से रोकता है। अनुच्छेद 31B को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य नहीं है? आपको असत्य कथन बताना है। ऑप्शन ए में है आपात स्थिति की प्रथम उद्घोषणा 1962 में की गई थी। ऑप्शन बी में है आपात स्थिति की द्वितीय घोषणा 1971 में की गई थी। ऑप्शन सी है आपात स्थिति की तृतीय घोषणा 1975 में की गई और ऑप्शन डी है आपात स्थिति की दूसरी और तृतीय घोषणाएं 1978 में निरस्त की गई थी। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि अभिकथन जो सत्य नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपात स्थिति की दूसरी और तीसरी उद्घोषणाएं 1978 में निरस्त की गई थी। यह कथन गलत है। यहाँ आएगा दूसरी और तीसरी उद्घोषणाओं को मार्च 1977 में निरस्त किया गया था। इसके अतिरिक्त आपात स्थिति की घोषणा 1962 में पहली बार हुई थी, सत्य है। दूसरी बार 1971 में की गई थी और तीसरी बार 1975 में की गई थी। ये सारी बातें सत्य हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद पर निर्णय के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती हैं? तो आपको बताना है किसके अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन ए परामर्शकारी क्षेत्राधिकार, ऑप्शन बी अपीली क्षेत्राधिकार, ऑप्शन सी मूल क्षेत्राधिकार और ऑप्शन डी परामर्शकारी और अपीली क्षेत्राधिकार। दोस्तों इसको आप भली भांति जानते होंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मूल क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 131 के अंतर्गत दिए गए हैं, जिसमें केंद्र व एक या एक अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद होता है या केंद्र या कोई राज्य या राज्यों का एक तरफ होना या एक से अधिक राज्य या एक राज्य या अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना, इस तरह से कोई विवाद होता है तो केंद्र राज्य के विवाद सभी मूल अधिकार विवाद क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और ये मूल क्षेत्राधिकार है न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का। अगला प्रश्न हम देखेंगे। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए और पंचायतों के निर्वाचन का संचालन करने के लिए निम्नलिखित में से किसमें शक्ति निहित की जानी चाहिए? ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन नंबर बी राज्य के मुख्यमंत्री, सी राज्य निर्वाचन आयोग और डी राज्य के मुख्य सचिव। तो आपको बताना है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए और पंचायतों के निर्वाचन के संचालन करने के लिए शक्ति किसमें निहित की जानी चाहिए। इसका सही उत्तर अब आप समझ पा रहे होंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग को यह शक्ति देनी चाहिए। अगला प्रश्न हम देखेंगे जो अभिकथन और कारण पर निर्भर है। अभिकथन ए में लिखा है भारत के राष्ट्रपति राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। कारण लिखा है आर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के पास सभी शक्तियां निहित होती हैं। आपको कोड के हिसाब से आंसर देना है। ऑप्शन ए में दिया है ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी में है ए और आर दोनों सत्य परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी में है ए सत्य परंतु आर असत्य तथा ऑप्शन डी में है ए असत्य परंतु आर सत्य। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। भारत के राष्ट्रपति राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। हमारी राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंत्रिपरिषद होती है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारतीय राजनीति को मांगजन्य व्यवस्था और आदेशात्मक व्यवस्था के बीच संघर्ष का काल किसने माना है? तो आपको बताना है किस विद्वान ने भारतीय राजनीति को मांगजन्य व्यवस्था और आदेशात्मक व्यवस्था के बीच के संघर्ष का काल बोला है। ऑप्शन ए रजनी कोठारी, बी पार्थ चटर्जी, ऑप्शन सी लॉयड और सुजैन रुडोल्फ और ऑप्शन डी मायरन वीनर। इसका सही उत्तर भी आप भली भांति जानते होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, लॉयड और सुजैन रुडोल्फ। इन्होंने भारतीय राजनीति को मांगजन्य व्यवस्था और आदेशात्मक व्यवस्था के बीच संघर्ष का काल माना है। अगला प्रश्न देखते हैं। जाति आधारित आरक्षणों को माना जाता है, तो जाति आधारित आरक्षणों को क्या माना जाता है बताना है। ऑप्शन ए स्वीकार कार्यवाही, बी सकारात्मक भेदभाव, सी राज्य हस्तक्षेप और डी समाज समकरण। दोस्तों इसका सही उत्तर आप जानते होंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। जातीय आधारित आरक्षण को सकारात्मक भेदभाव के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है लॉयड और सुजैन रुडोल्फ ने भारत में राज्य को पॉलीमॉर्फस माना, इससे क्या अभिप्राय है? तो आपको बताना है पॉलीमॉर्फस का क्या अभिप्राय है। ऑप्शन दिए हैं ए विभिन्न रूपों और अभिविन्यास के व्यक्ति, बी बहुविधि परतों के व्यक्ति, सी संकर व्यक्ति और डी लगातार परिवर्तनशील व्यक्ति। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विभिन्न रूपों और अभिविन्यास के व्यक्ति। लॉयड और सुजैन रुडोल्फ ने भारत राज्य को पॉलीमॉर्फस माना है और इसका अभिप्राय है विभिन्न रूप और अभिविन्यास के व्यक्ति यहाँ पे मौजूद हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है विश्व मौसम विज्ञान संगठन से संबंधित। विश्व मौसम WMO
ने जलवायु परिवर्तन और इंसानी गतिविधियों की वजह से जल चक्र की स्थिति हेतु नई रिपोर्ट जारी की, सही कथन का परीक्षण करें। तो सही कथन आपको बताना है। इसमें क्या है, कथन ए दिया है, रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन और इंसानी गतिविधियों की वजह से जल चक्र की स्थिति वैश्विक स्तर पर बिगड़ गई है। इससे करोड़ों लोगों के लिए जल संकट पैदा हो गया है। इसमें दूसरा पॉइंट दिया है ऑप्शन बी के रूप में, रिपोर्ट में पाया गया कि 2022 में पूरी दुनिया में आधे से ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्रों में उनकी स्रोत नदियों में पानी का स्तर असामान्य था। ऑप्शन नंबर सी है, WMO को 2027 तक सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने से जुड़े कामों का नेतृत्व सौंपा गया है। और ऑप्शन डी है, सभी विकल्प सत्य हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प सत्य हैं। यानी यहाँ पे जितने भी विकल्प दिए हैं विश्व मौसम विज्ञान से संगठित, आप पॉज करके देखिएगा, सारे के सारे विकल्प बिल्कुल सत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI के विषय में गलत कथन का परीक्षण करें। तो इसमें गलत कथन कौन सा है वो खोजना है। ऑप्शन ए, यह रिपोर्ट थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेटिक्स एंड पीस यानी IEP द्वारा तैयार की गई है। ऑप्शन नंबर बी, टेररिज्म ट्रैकर 1 जनवरी 2007 से आतंकवादी हमलों की घटनाओं का रिकॉर्ड प्रदान कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी, इस्लामिक स्टेट IS और उसके सहयोगी लगातार 8वें वर्ष विश्व स्तर पर सबसे घातक आतंकवादी समूह है। और ऑप्शन नंबर डी, रिपोर्ट के अनुसार भारत 13वें स्थान पर है। पाकिस्तान लगातार चौथे वर्ष भी आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश बना हुआ है। तो दोस्तों इसमें बताना है कि कौन सा आतंकवाद के विषय में कौन सा इसमें जो रिपोर्ट का पॉइंट है वो गलत है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चौथा पॉइंट ये इसमें गलत है, बाकी सभी पॉइंट इसमें सही हैं। इसमें चौथे पॉइंट में आएगा, भारत 13वें स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों में 13वें स्थान पर है। और रिपोर्ट से पता चलता है कि हमले और मौतों की कमी के बावजूद भी अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष भी आतंकवाद में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश बना हुआ है, ना कि पाकिस्तान। पाकिस्तान वर्ष 2022 में दुनिया भर में आतंकवाद से संबंधित मौतों के संदर्भ में दूसरे स्थान पर रहा है। तो यहाँ पे प्रथम स्थान पे प्रभावित आएगा आपका अफगानिस्तान और मौतों के संबंध में प्रभावित आएगा पाकिस्तान। इसके अतिरिक्त जो भी इसमें पॉइंट्स दिए हैं वो सारे के सारे बिल्कुल पॉइंट सही हैं, आप इसे पॉज करके जरूर पढ़ें। तो दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के प्रश्नों के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और अपना अभ्यास कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।